सो दे वर लाइक मीनल प्लीज पिछले जन्म के डेट्स कहीं और जाके पूरे करना। सुभट्ट वर्मन ने यहाँ अटैक किया और इस मस्जिद को तहस नहस कर दिया और एक जैन मंदिर को भी फेंक ही तो रहे हैं। सोमनाथ के फ्रेंड्स अरब मुस्लिम्स, क्योंकि पॉजिंग फॉर इफेक्ट फिर से मॉस्क बना दिया गया है। सोमनाथ को गुर्जर देश की मेमोरी बनाना चाहते थे। सच्चे हीरोज का बखान हो रहा है, एवरीडे लाइव्स का। इस पे भी कह दे मैडम यू आर वेरी आइडियोलॉजिकली बायस। सम वियर्ड महमूद एलर्जी इन दीज इंस्क्रिप्शंस मैन। इसीलिए आर्कियोलॉजी बॉस है। हो भी सकता है टिक जाए, पर हो भी सकता है क्लिक करके गिर जाए। ये लेट्स डू दिस वन फॉर हिस्ट्री के मकसद से नहीं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मसला है बॉस। यहाँ ब्रेकेज का और चारिंग का एविडेंस भी मौजूद है। ये सारे पॉलिटिशियंस। जिस मंदिर से इतना भारी भरकम टैक्स स्टेट कलेक्ट करता है, उसी को महमूद की रेड में राय भीमदेव छोड़ के भाग गए। फारूकी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे अपने कसीदा सोमनाथिया में, झूठा किथे दा, कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड महमूद ने सोमनाथ पर 17 बारी रेड की। एक्सकवेशंस ने मुंशी जी का दिल काफी भयंकर तरीके से तोड़ दिया। बाय द वे, ओम नमः श्री विश्वनाथाय शून्य रूपा विश्व रूपा और लक्ष्य अलक्ष्य। संस्कृत सोर्सेस में बड़ी ही अनोइंग सी चुप्पी है महमूद की रेड को लेकर। सोमनाथ के खुद के ट्रस्टीज नूरुद्दीन से काफी फ्रेंडली जान पड़ते हैं। हेलो हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोवन इतिहास के 29वें 29th एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। आयशा रोवन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे बात करती हूँ, एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको आई शैडो पसंद है या फिर इतिहास या फिर दोनों ही, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई काफ़ी लंबी चौड़ी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बार मैंने अपनी इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस की भी लिंक डाल दी है। मुझसे काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इन दोनों पे भी मैं हिस्ट्री के काफ़ी इंटरेस्टिंग टिडबिट्स शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा चैनल के हर वीडियो पर एक सुपर थैंक्स बटन है अगर आप मुझे कोई भी मॉनेटरी डोनेशन देना चाहें तो। नाउ दैट ऑल दैट इज ओवर, मैं आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। पिछले हफ्ते मैंने सोमनाथ मंदिर का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने महमूद गजनी की सोमनाथ पर रेड का जिक्र किया था। उसकी क्या डिटेल्स थी, फारसी अरबी क्रॉनिकल्स क्या कहते हैं, महमूद की फौज में कितने ताजिक, कितने तुर्की और कितने हिंदू सिपाही थे, वो सोमनाथ में कितने दिन रुके, भीमदेव सोलंकी गुजरात के राजा उनके आते ही क्यों भाग खड़े हुए, महमूद ने मंदिर को कितना नुकसान पहुंचाया, क्या क्या लूट के ले गए और बाकी शहरों में भी लूटपाट मचाई। इसके अलावा महमूद की रेड से पहले गुजरात में कैसे हालात थे, कितने मुस्लिम मर्चेंट्स चालुक्य राजा के लिए काम करते थे, कितने गुजराती महमूद के लिए काम करते थे, आपस में रंज का माहौल था या हारमनी का, सोमनाथ मंदिर कब बना, किसने बनवाया और क्या महमूद से पहले भी राजा महाराजा सोमनाथ पर अटैक अक्सर करते रहते थे। फिर जब महमूद चले गए तो क्या भीमदेव ने उनसे मुकाबला किया या फिर से भाग खड़े हुए, क्या उन्होंने वापसी में एक जैन मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया और उनके जाने के बाद क्या महमूद के कोर्ट में हिंदू और चालुक्य राजा के कोर्ट में मुस्लिम काम नहीं करते थे, क्या महमूद की रेड से गुजरात की सोसाइटी में कोई भी फर्क आया या फिर इट वाज धंधो एज यूजुअल फॉर द ट्रेडिंग हब ऑफ इंडिया। ये सब डिस्कस किया गया है पार्ट 1 में। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। इस एपिसोड पे लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए, लेकिन एज ऑलवेज किसी ने भी कोई सोर्स पेश नहीं की ये बताने के लिए कि ये जो आपने कहा मैडम उसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इस वीडियो की कमेंट्स में काफ़ी एड होमिनम है, तो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज हाईली एडवाइज्ड।
मूविंग ऑन, इस एपिसोड में कुछ मसलों का हल हुआ नहीं था, खासकर कि इस मिस्ट्री का कि क्यों संस्कृत सोर्सेज महमूद की रेड का जरा सा भी जिक्र नहीं करती हैं। हमने 2 जैन सोर्सेज देखी, जिसमें से एक महमूद की रेड के कुछ ही महीनों बाद ही लिखी गई थी, जहां महमूद की रेड का फ्लीटिंग मेंशन है, पर वो भी जैन धर्म का बखान करने के लिए ज़्यादा, ये दिखाने के लिए कि महावीर शिव से ज़्यादा ताकतवर हैं। पर इसके अलावा संस्कृत सोर्सेज में बड़ी ही अनोइंग सी चुप्पी है महमूद की रेड को लेकर। हैरानी और भी बढ़ जाती है व्हेन यू कंसिडर कि महमूद की रेड के बाद सोमनाथ मंदिर से जुड़ी बेइंतहा इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लिखे गए, पर महमूद इनविजिबल घोस्ट ही है। तो उधर पर्शियन क्रॉनिकल्स महमूद की रेड के 400 साल बाद तक भी महमूद की रेड के बारे में बताते नहीं थकते। इसी कनंड्रम से जुड़ा है आज का एपिसोड, जहां हम बाकी पर्शियन क्रॉनिकल्स और संस्कृत सोर्सेज को देखकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि सोमनाथ मंदिर पे महमूद की रेड पे संस्कृत सोर्सेज चुप क्यों है। इसमें सबसे बड़ी हेल्प मिलती है 1951 में हुई सोमनाथ मंदिर की एक्सकवेशन रिपोर्ट से। ना केवल ये एक्सकवेशन बड़े ही दिलचस्प सर्कमस्टांसेस में हुई, बल्कि इसकी फाइंडिंग्स महमूद की रेड पे और सोमनाथ मंदिर के पूरे नैरेटिव को कटघरे में खड़ा करती है। इसीलिए आर्कियोलॉजी बॉस है, अगर सही तरीके से और सही माइंडसेट के साथ की जाए तो। आखिर में हम ये क्वेश्चन भी आंसर करेंगे कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड महमूद ने सोमनाथ पर 17 बारी रेड की, आखिर शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि तब तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि व्हाट्सएप नहीं था। हालांकि कुछ पता नहीं, कमेंट सेक्शन में हो सकता है कोई इस पे भी कह दे मैडम यू आर वेरी आइडियोलॉजिकली बायस। और ये सब इस लाइलैक लुक के साथ, जो कि ऑल मैट लुक है, जो मैं शायद अपने चैनल पर पहली बार कर रही हूँ, बिकॉज आई बिकम क्वाइट फॉन्ड ऑफ ऑल मैट लुक्स ऑफ लेटली। चले फिर, तो सबसे पहले महमूद की रेड के बाद की पर्शियन सोर्सेज हमें सोमनाथ के मंदिर के बारे में क्या बताती हैं। इंटरेस्टिंगली पर्शियन क्रॉनिकल्स में महमूद की रेड एक टेम्पलेट सी बन जाती है, ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्मूला, जहाँ महमूद को हटाकर जिस किंग की बात हो रही है उसे रख दिया जाता है। जैसे कि 1299 AD में उलू खान, जो अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे, सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ खिलजी के बारे में एक 25 मिनट का वीडियो बनाकर, जिसे मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो उलूग खान ने 1299 में सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा एक पर्शियन क्रॉनिकल तारीख़ फरिश्ता में लिखा है, जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के लिए। इसे गुलशने इब्राहिम भी कहा जाता है। इसी किताब में बताया गया है कि 1395 में मुजफ्फर खान, जो गुजरात के गवर्नर थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और उसे मॉस्क बना दिया। फिर फरिश्ता बताते हैं कि 1413 में मुजफ्फर खान के पोते ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और उसे मस्जिद बना दिया। यानी कि 1395 से 1413, 18 साल के अंतराल में ही सोमनाथ मंदिर, जो पहले मॉस्क बना दिया गया था, फिर से मॉस्क बना दिया गया है। ऐसा पॉसिबल होने के लिए 18 साल के अंदर अंदर ही सोमनाथ पहले मॉस्क बना, उसे फिर से मंदिर बनाया गया और फिर से उसे मॉस्क बनाया गया। और फिर फरिश्ता कहते हैं कि 1469 में महमूद बेगड़ा, जो गुजरात के सुल्तान थे, उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और उसे फिर से मॉस्क बना दिया। फरिश्ता के लिए ये अभी सिर्फ यही मीम दिमाग में आ रहा है, फेंक ही तो रहे हैं। फरिश्ता थिंग्स हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई। अगर 1299 में उलूग खान ने इसे ऑलरेडी मस्जिद बना दिया था, तो बाकी सुल्तान आकर क्या मस्जिद पे हमला करके उसे फिर से मस्जिद बना रहे हैं? मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। बट टू फरिश्ता's क्रेडिट, वो ये नहीं कहते कि 1299 में उलूग खान के वापस चले जाने के बाद सोमनाथ फिर से मंदिर बन गया। इसीलिए ये और भी पजलिंग है। मस्जिद को दोबारा मस्जिद कौन बनाता है? पहले तो याद रखिए, फरिश्ता इनमें से किसी भी इवेंट के आई विटनेस नहीं थे, वो तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। पर अगर उसे दरकिनार भी कर दिया जाए तो ये बात कि सुल्तान दर सुल्तान मस्जिद को ही अटैक करके उसे फिर से मस्जिद ही बना रहे हों, साउंड्स रिडिकुलस टू से द लीस्ट। आई नो शर्लॉक,
आप लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है मस्जिद बनने के बाद वो फिर से मंदिर बना दिया गया हो वगैरह वगैरह। पहले तो सोमनाथ एज पार्ट ऑफ गुजरात अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही कॉन्स्टेंटली पहले दिल्ली सुल्तान्स के अंडर और फिर मुगल्स के अंडर रहा। तो ये कॉन्स्टेंट चेंज फ्रॉम टेम्पल टू मॉस्क, फिर से टेम्पल फिर से मॉस्क, कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी पर्शियन इंस्क्रिप्शन या फिर किसी संस्कृत इंस्क्रिप्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए उसकी काफ़ी तगड़ी रूपरेखा यानी बनावट चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि मंदिर यूजुअली लो सीलिंग्ड होता है क्योंकि मंदिर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ मेन आइडल मूर्ति होती है, गर्भगृह में एक समय पे एक या दो से ज़्यादा लोग प्रे नहीं करते क्योंकि वैदिक पुरानिक रिलीजन्स में इंडिविजुअल वर्शिप यानी भगवान से 1-to-1 बेसिस पे वर्शिप इंपॉर्टेंट है। लेकिन मस्जिद में इस्लाम के मुताबिक कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ पूरी जमात यानी कॉन्ग्रीगेशन एक साथ नमाज पढ़े। उसके लिए मस्जिद को हाई सीलिंग्ड होना बेहद ज़रूरी है ताकि एक समय पे काफ़ी लोग जमा हो सकें। तो मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए उसकी सीलिंग ऊंची करनी पड़ेगी, उसका ओवरऑल साइज बड़ा करना पड़ेगा। हाई सीलिंग को सपोर्ट देने के लिए और गैदरिंग को सिमेट्री से नमाज में बैठाने के लिए खूब सारे लंबे चौड़े पिलर्स भी चाहिए। तो अगर हम मान भी लें कि 150 साल में ये कांस्टेंट चेंजेस हुए तो 1951 में हुई एक्सकवेशन में तो साफ साफ दिखने चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, नहीं? तो क्या हमें इन रैपिड चेंजेस का किसी संस्कृत इंस्क्रिप्शन से या फिर एक्सकवेशन से पता चलता है? पहले संस्कृत इंस्क्रिप्शंस पे आते हैं और इसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि महमूद की रेड के बारे में ये छोटा सा भी मेंशन इन इंस्क्रिप्शंस में है क्या। थोड़ा रिकैप। महमूद 1025-1026 में सोमनाथ की रेड के बाद 10 से 12 दिन सोमनाथ में रहकर वापसी करते हैं और कांथकोट या कंठकोट पहुंचते हैं, जहां उन्हें राय भीमदेव मिलते हैं जो अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए थे और वो कंथकोट का किला भी छोड़कर भाग जाते हैं। कि भीमदेव महमूद के जाने के बाद वापस आकर अपना राजपाट संभालने लगे, उसका इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है हमारे पास 1029 AD का, जहां वो अजयपाल नाम के ब्राह्मण को एक ग्रांट दे रहे हैं। यहाँ महमूद का उनकी रेड से हुई कोई भी स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस का मेंशन नहीं है। बाद में 11th सेंचुरी में ही सोमनाथ से जुड़ी हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, जहाँ करण सोलंकी जो उस समय गुजरात के राजा थे, उनकी बीवी मीनल देवी ने सोमनाथ में दर्शन के लिए पिलग्रिम टैक्स माफ कर दिया। उन्होंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि उनसे कहा गया था कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण थी जो सोमनाथ के दर्शन करने आई थी, पर उनके पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो दर्शन नहीं कर पाई। तो उन्होंने इस जन्म में टैक्स माफ कर दिया ताकि सब लोग सोमनाथ के दर्शन कर सकें। ओके, साउंड्स फेयर। बट उनके ऐसा करने के कुछ ही समय बाद टैक्स फिर से लगना शुरू हो गया क्योंकि ये टैक्स क्लियरली काफ़ी बड़ा टैक्स था और स्टेट इसे खोना नहीं चाहता था। सो दे वर लाइक, मीनल प्लीज़ पिछले जन्म के टैक्स कहीं और जाके पूरे करना। मोर इम्पोर्टेंटली इस इंस्क्रिप्शन से ना केवल ये पता चलता है कि टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, बल्कि ये भी कि जिस मंदिर से इतना भारी भरकम टैक्स स्टेट कलेक्ट करता है उसी को महमूद की रेड में राय भीमदेव छोड़ के भाग गए। खैर, इस इंस्क्रिप्शन में महमूद की रेड का कोई मेंशन नहीं है। यहाँ बाय द वे महमूद की रेड के बाद भीमदेव द्वारा या किसी और के द्वारा किए गए मंदिर के रिपेयर्स भी मेंशन्ड नहीं है। रिपेयर्स का मेंशन काफ़ी बाद में आता है 1169 AD में एक इंस्क्रिप्शन से जो सोमनाथ के पास भद्रकाली टेम्पल से मिली थी। यहाँ चालुक्य सोलंकी राजा कुमारपाल का जिक्र है जिन्होंने भाव बृहस्पति नाम के गंड यानी टेम्पल प्रीस्ट गार्डियन जो कि सोमनाथ मंदिर के ही गंड थे, उनके कहने पर सोमनाथ मंदिर के रिपेयर्स करवाए। इंटरेस्टिंगली इंस्क्रिप्शन यहाँ हमें रिपेयर्स करने के रीजन भी बताती है कि मंदिर डिलैपिडेटेड हो गया था क्योंकि पॉजिंग फॉर इफेक्ट क्योंकि चालुक्य राजा के खुद के मिनिस्टर्स काफी लालची हो गए थे।
बिल्डिंग की बैड स्टेट यहाँ महमूद की वजह से नहीं, बल्कि खुद गुजरात के करप्ट मिनिस्टर्स की वजह से थी। ये सारे पॉलिटिशियंस। इंस्क्रिप्शंस फिर हमें ये भी बताती है कि भाव बृहस्पति ने कुमारपाल को बाकी शैव मंदिरों को भी रिपेयर करने के लिए राजी कर लिया। तो ये खराब, लालची, करप्ट मिनिस्टर्स थे कौन जिन्हें इंस्क्रिप्शन मेंशन करती है? इसका जवाब भी कुमारपाल की ही एक और इंस्क्रिप्शन में मिलता है, उनकी प्राचीन इंस्क्रिप्शन से, जहां लिखा है कि समुसार नाम के अभीर चीफ्टेन सोमनाथ मंदिर को और वहां आए तीर्थयात्रियों को अक्सर लूटा करते थे क्योंकि उनके पास पिलग्रिम टैक्स होता था। तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए कुमारपाल ने गूमदेवा को वहां भेजा क्योंकि इंस्क्रिप्शन के मुताबिक समुसारा गूमदेवा की शमशीर यानी तलवार से डरते थे। तो ये करप्ट मिनिस्टर्स लोकल चीफ्स और राजा थे जिन्हें कुमारपाल की इंस्क्रिप्शन में सोमनाथ मंदिर की रूइन स्टेट का जिम्मेदार माना गया है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में मूल राजा के समय जिन्होंने सोमनाथ मंदिर बनवाया, ग्रहारिपु, जो चुड़समा डायनेस्टी के राजा थे, सौराष्ट्र के जेफरी डामर, जो सोमनाथ और उसमें आए तीर्थयात्रियों को लूट लेते थे, उन्हें काट देते थे, बीफ खाते थे वगैरह वगैरह। ये बात 2 और इंस्क्रिप्शन से पुख्ता हो जाती है। 12th-13th सेंचुरी के दौरान उस समय गुजरात के चालुक्य राजा राय भीमदेव II की वीरावल इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि पिंड कपाणी यानी जो त्रिशूलधारी हों, पानी मतलब हाथ, यानी शिव इस बात से नाखुश थे कि खराब राजाओं के चलते कलयुग में धर्म लुप्त हो रहा है। तो उन्होंने अपने एक शिवांश को राय भीमदेव के पास भेज दिया ताकि वो उन्हें धर्म के लिए कुछ करने को कह सकें। जिसमें से एक चीज जो भीमदेव ने की वो थी सोमनाथ मंदिर के रिपेयर्स, जहां उन्होंने मेघध्वनि नाम का हॉल भी बनवाया। यहां भी महमूद की रेड को सोमनाथ की खराब कंडीशन के लिए ब्लेम नहीं किया गया है। तो ये कौन से खराब राजा थे? 13th सेंचुरी की ही देव पाटन की इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि राय भीमदेव II ने श्रीधर नाम के आदमी को सोमनाथ का गवर्नर बनाया ताकि वो सोमनाथ मंदिर की और उसके तीर्थयात्रियों की रक्षा कर सके मालवा के पारामार राजा अर्जुन वर्मन से, जिन्होंने सोमनाथ पर अटैक किया था और काफी मारकाट मचाई थी। बाद में 14th सेंचुरी में मोखदाजी नाम के गुहिल राजा थे, उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर को अटैक कर उसे लूट लिया। तो पौराणिक भगवान शिव इस इंस्क्रिप्शन में ऐसे राजाओं की बात कर रहे थे, क्योंकि यहां भी महमूद की रेड का मेंशन नहीं है। ये महमूद की रेड को सिरे से भुला देना सिर्फ इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में ही नहीं, सारी इंस्क्रिप्शन में झलकता है। पर क्यों? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मसला है बॉस। क्या शायद इसीलिए क्योंकि महमूद की जो रेड हुई उसका कोई खास असर पड़ा ही नहीं गुजरात की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे। 1263-1264 की एक बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन यानी जो 2 भाषा अरबिक और संस्कृत में लिखी हो, उससे हमें पता चलता है कि एक नूरुद्दीन पिरोजा नाम के हौरमुजा के मलिकुत्तुज्जर ने सोमनाथ के पंचकुला यानी उसके ट्रस्टी से लैंड लिया और एक मस्जिद बनवाया जिसकी मेंटेनेंस कुछ शॉप्स और ऑयल मिल्स से आती थी। क्यूरियसर एंड क्यूरियसर। पहले तो संस्कृत इंस्क्रिप्शन स्टार्ट बड़ी इंटरेस्टिंगली होती है। ओम नमः श्री विश्वनाथाय शून्य रूपा विश्व रूपा और लक्ष्य अलक्ष्य, यानी विश्वनाथ भगवान को नमन जो शून्य रूप यानी फॉर्मलेस है, विश्व रूप यानी सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट है, और लक्ष्य अलक्ष्य विजिबल एंड इनविजिबल है। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली अल्लाह की बात हो रही है क्योंकि इसकी अरेबिक वर्जन में बिस्मिल्लाह और रहमानुर रहीम है, जो कि अगेन अल्लाह को इन्वोकेशन ही है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में महमूद गजनी के कॉइन पे भी दिखाई थी, जहां कलमा की संस्कृत ट्रांसलेशन दी गई थी। खैर, नूरुद्दीन पिरोजा
नूरुद्दीन फिरोज का संस्कृत वर्जन है, जो हॉर्मुजा यानी हॉर्मुज के मर्चेंट लॉर्ड, मलिकुत्तुज्जर यानी लॉर्ड ऑफ ऑल मर्चेंट्स थे। इन्हें नखौदा भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है शिप ओनर। उन्होंने अर्जुन देव राजा के समय में सोमनाथ के 5 ट्रस्टीज पंचकुला, जिसमें से 2 थे अभय सिंह और भाव वीरभद्र, जो सोमनाथ मंदिर के गंड थे यानी टेम्पल प्रीस्ट गार्डियन, उनसे एक लैंड खरीदा जो कि एक और मंदिर के लैंड से अटैच था। ये ट्रांजैक्शन विटनेसेस के सामने भी हुई, जो ठाकुर भीम सिंह, रामदेव और बृह राजा छड़ा थे, और ये लैंड उन्होंने एक मजगीती यानी मॉस्क, जिसे इंस्क्रिप्शन में धर्म स्थान भी कहा गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। और बाकी पहले बताई गई अपकीप की इंफॉर्मेशन जो 2 शॉप्स और ऑयल मिल से थी, जिसे हिंदू हाउस होल्डर्स से खरीदा गया था खर्चा निकालने के लिए, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसे मेका और मदीना में दान देने के लिए भी कहा गया है। फैसिनेटिंग कि सोमनाथ के खुद के ट्रस्टीज नूरुद्दीन से काफी फ्रेंडली जान पड़ते हैं, एज इफ महमूद की रेड का 0 रिलीजियस इंपैक्ट हुआ हो ऑन ग्राउंड। इनफैक्ट इससे भी पहले जब गजनी के काफी बाद महमूद घोरी गुजरात के राजा से लड़ने आए थे और पहली बाजी हार गए, तब उन्हें उनके मिनिस्टर्स ने सलाह दी कि सर, आप अपना नुकसान की भरपाई वसा अभीरा नाम के मर्चेंट प्रिंस को लूट कर लीजिए, जिसका कारोबार गजनी तक है। लेकिन घोरी ने मना कर दिया और कहा कि वसा अभीरा की दौलत पर उनका अधिकार तभी होगा जब वो गुजरात कैप्चर करके उसे लीगली टैक्स कर पाएंगे, उसे यूं लूटना जायज नहीं। और यही हार्मनी हमें गुजरात के किंग से भी देखने को मिलती है। 1218 की इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि सैयद नाम के मर्चेंट ने खंबात यानी कैम्बे का जामा मस्जिद बनवाया, जिसे बाद में मुग्स यानी फायर वर्शिपर्स यानी पॉसिबली ज़ोरोआस्ट्रियन, पॉसिबली हाँ, बिकॉज इस पर अभी भी डिबेट है। खैर, मुग्स ने ये मस्जिद जला दी। चालुक्य राजा सिद्धराज ने न केवल उन्हें सजा दी, बल्कि मस्जिद को दोबारा बनवाने के पैसे भी दिए। बाद में पारामार राजा सुभट्ट वर्मन ने यहाँ अटैक किया और इस मस्जिद को तहस नहस कर दिया, और एक जैन मंदिर को भी। जैन मंदिर को फिर तेजपाल और वस्तुपाल नाम के जैन मर्चेंट्स ने फिर से बनवाया, और इस मस्जिद को सैयद ने। तो एक बात तो काफी क्लियर है कि महमूद की रेड ने ऑन ग्राउंड कुछ नहीं चेंज किया। किसी ने भी मुस्लिम्स को स्वॉन एनिमी नहीं माना, बल्कि यहां मल्टीपल एनिमीज थे, जैसे कि पारामार राजा, जो जैन मंदिर, मस्जिद और ट्रेड तीनों को निशाना अक्सर बनाते रहते थे। फिर लोकल चीफ्स भी, जो सोमनाथ में रिपीटेड अटैक्स करते रहते थे। शायद इसीलिए भी इंस्क्रिप्शंस किसी एक पर कम और इन जनरल करप्ट पीपल इन पावर को ज्यादा निशाना बनाती है। मल्टीपल एनिमीज के साथ साथ मल्टीपल फ्रेंड्स भी थे, जैसे कि नूरुद्दीन भाई और सोमनाथ के ट्रस्टीज, वसा अभीरा और घोरी भाई, सैयद भाई और सिद्धराजा भाई। ऐसे ही 1299 की इंस्क्रिप्शन में उलूग खान की सोमनाथ पर अटैक का जिक्र भी है। महमूद गजनी का यहाँ भी कोई जिक्र नहीं है। सम वियर्ड महमूद एलर्जी इन दीज इंस्क्रिप्शंस मैन। खैर, 1299 की इंस्क्रिप्शन में सिर्फ ये बताया गया है कि 2 अरब वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी सोमनाथ के दरवाजे पर तुरुष्का की आर्मीज को फाइट करते करते। फैसिनेटिंग। मल्टीपल एनिमीज एंड मल्टीपल फ्रेंड्स। सोमनाथ के फ्रेंड्स अरब मुस्लिम्स और सोमनाथ के एनिमीज टर्किश आर्मीज। बस यही है इस इंस्क्रिप्शन में। उलूग खान का जिक्र तो है ही नहीं कि वो क्या लेके गए, उन्होंने क्या मस्जिद बनाया, ये सब कुछ नहीं बताया है। ये बात शायद सही बात भी है। फॉर वंस सच्चे हीरोज का बखान हो रहा है, एवरीडे लाइव्स का, ना कि राजे रजवाड़ों का, जिनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही नजर आता है। खैर, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि महमूद ने कितना मंदिर तोड़ा, क्या लेकर गए, और क्या बाद में कई बार बाकी सुल्तान आए और इसे बार बार मस्जिद बनाते गए?
Fear not, excavations will save us. 1951 के एक्सकवेशन काफ़ी फैसिनेटिंग है। खैर मेरे लिए तो हिस्ट्री में सभी कुछ फैसिनेटिंग ही होता है, इसीलिए मैं ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ करती नहीं थकती। एक्सकवेशन दोबारा सोमनाथ मंदिर बनाने के मकसद से हुई थी, बाय द वे। कोई ये लेट्स डू दिस वन फॉर हिस्ट्री के मकसद से नहीं। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जी सबसे ज़्यादा इंथू थे इस बारे में। वही रीज़न भी है इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ही, के.एम. मुंशी जी, कि महमूद 17 बार रेड करने सोमनाथ आए। मुंशी जी वाज सो कन्विंस्ड कि इवन बिफोर द एक्सकवेशन ही न्यू, उनको पता था कि सोमनाथ मंदिर सबसे पहले 1st सेंचुरी एडी में बना था और फिर उसे अरब्स ने रेड किया। उसके बाद 6th सेंचुरी में फिर से इसे बनाया गया और इसके बाद कंटिन्यूसली रिपीटेडली अरब्स ने सोमनाथ पे अटैक किया। टू हिज क्रेडिट उन्होंने 17 बार का एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, ना ही महमूद को अकेला ब्लेम किया, बट ये मिथ कि सोमनाथ वाज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक सिर्फ सुल्तान्स के द्वारा, ये मुंशी जी ने ही स्टार्ट किया। खैर एक्सकवेशंस ने मुंशी जी का दिल काफ़ी भयंकर तरीके से तोड़ दिया, बाय द वे। ये एक्सकवेशन बीके थापर के अंडर हुई और यहाँ 3 फेजेस डिलिनेट किए गए। फेज 1 में सबसे पहले सोमनाथ बना। हालांकि एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थापर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसे पहले भी यहाँ एक स्ट्रक्चर की फ्रैगमेंट्स मिली हैं, पर वो एविडेंस इतना कम है कि उसे एक अलग फेज नहीं मान सकते। क्या ये प्रीवियस स्ट्रक्चर वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर था जिसका जिक्र हमने पार्ट 1 में किया था? क्लियरली इसी स्ट्रक्चर के ऊपर और इसी स्ट्रक्चर के अवशेष को यूज करके सोमनाथ मंदिर पहली बार बनाया गया मूलराज द्वारा। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पहली बार सोमनाथ मंदिर बना उसके स्कल्पचरल रिमेन्स यानी दीवारें, पिलर्स वगैरह जिस पे स्कल्पचर्स या शिल्पकारी हो, उन्हें सोमनाथ मंदिर की नींव में यूज किया गया है। और ये पुराना स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबली बुद्धिस्ट हो सकता है, 8th सेंचुरी के करीब का डेट किया जा सकता है। मूल राजा का टेम्पल काफ़ी छोटा था, एक गर्भगृह और एक मंडप बस, जो कि थिन रेडिश सैंडस्टोन से बना था। यहाँ ब्रेकेज का और चारिंग का एविडेंस भी मौजूद है। ये है हमारा डेफिनेट प्रूफ कि महमूद ने सोमनाथ पे अटैक किया। प्रूफ इतना डेफिनेट कि मैं महमूद भी प्रॉपर्ली नहीं बोल पाई, बट यू गेट द पॉइंट। लेकिन चारिंग जो कि जलाने से ही होती है सिर्फ स्पॉट्स में है और ब्रेकेज भी कोई खास नहीं। फेज 2 का टेम्पल इसके ऊपर बना है वाइटिश सैंडस्टोन में और ये पुराने मंदिर का ही प्लान फॉलो करता है। इस मंदिर में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं थे, यानी महमूद की डिस्ट्रक्शन उस ग्रैंड स्केल की तो बिल्कुल ही नहीं थी जितना फारूकी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे अपने कसीदा सोमनाथिया में। झूठा कित्थे दा। इसीलिए शायद संस्कृत इंस्क्रिप्शंस भी कोई तवज्जो नहीं देती महमूद की रेट को, क्योंकि वो बाकी रेट को तो बखूबी बताती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एम्बैरसमेंट की वजह से छुपाया गया हो महमूद का रेट। यूँ होता तो बाकी रेट्स जैसे कि समसारा, गोहिला चीफ, पारामार चीफ्स की रेट्स वगैरह को भी छुपाया जाता। लाजमी है फिर कि महमूद की रेट काफ़ी इनसिग्निफिकेंट थी अपने आप में और अपने स्केल के तौर पे भी, और एक्सकवेशन भी यही बताती है। ऑल्सो दोनों फेजेस में ब्रह्मशिला का एविडेंस मिला है जो कि शिवलिंग का सबसे नीचे का हिस्सा होता है और जो कि स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये शिव मंदिर ही था और यहाँ कोई मनात का मंदिर नहीं था। फेज 3 में काफ़ी चेंजेस हैं और ये है 1169 एडी में बना कुमारपाल सोलंकी का टेम्पल। यहाँ काफ़ी रिबिल्डिंग है, पर एक सेकेंड, अगर ये मंदिर कुमारपाल ने बनवाया तो फेज 2 का मंदिर किसने बनवाया? नॉट मी ऑब्वियसली, पॉसिबली राय भीमदेव ने, लेकिन मुंशी जी सेज भोजा पारमार ने। ये बात वो जैन सोर्स जो पार्ट 1 में डिस्कस हुई थी, सत्यपुरिया महावीर उत्साह, वो भी इसका हिंट देती है कि भोजा परमार भीमदेव से ज़्यादा पावरफुल थे और भीमदेव उनके सुजरेन थे, यानी उनके प्रोटेक्शन के अंडर थे।
पॉसिबली क्योंकि याद कीजिए वापस जाते समय महमूद ने अपना रूट इसीलिए चेंज किया क्योंकि वो पारामारदेव से लड़ाई नहीं करना चाहते थे। बट ये भी इक्वली पॉसिबल है कि भीमदेव ने ही फेज 2 का मंदिर बनवाया हो। फेज 3 का मंदिर बाय द वे ड्राई मेसनरी से बना है, जहां ब्रिक्स के बीच में स्टोन्स एक्सेट्रा भरकर उन्हें पैक किया जाता है। मैंने ये डिटेल में पृथ्वीराज पे बनाए एक एपिसोड में भी डिस्क्राइब किया है, मैं उसे यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये गुई मलबा से नहीं जुड़ी होती जिन्हें आप ब्रिक्स के बीच में डाल दें और इटर्निटी के लिए उन्हें जोड़ दें। थिंक ऑफ बिल्डिंग्स विद ड्राई मेसनरी लाइक योर रिश्तास। हो भी सकता है टिक जाए, पर हो भी सकता है कड़िक करके गिर जाए। ये मंदिर ब्लैक बसॉल्ट में बना है, फेज 3 का मंदिर। यहाँ से, एंड अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से थापर कहते हैं कि गर्भगृह की दीवारें कभी नहीं गिरी, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज योर अनडिनाइबल प्रूफ कि महमूद बस एक बार आए और ये मंदिर को मस्जिद 1707 तक कभी नहीं बनाया गया। फ्लोरिंग 1707 तक बिल्कुल सेम है 1169 AD से। इसका मतलब फरिश्ता जो हमें बता रहे हैं कि न जाने कितनी बार मस्जिद बनाया गया सोमनाथ को, उसका कोई एविडेंस एक्सकवेशन में नहीं है, क्योंकि अगर मस्जिद बनाया गया होता तो गर्भगृह को जरूर हटाया गया होता। आखिरी पॉइंट ये कि ओरिजिनल टेम्पल जिसे महमूद ने लूटा और तोड़ा वो काफ़ी छोटा था, तो महमूद यहाँ से 20 लाख दिनार कमा के लेके गए, ये थोड़ा हजम करना मुश्किल हो रहा है। साफ है कि महमूद जी जब चले गए तो उन्होंने अपने कसीदाकारों पे छोड़ दिया कि वो उन्हें गाजी बना दें, डिटेल्स डोंट मैटर। और कसीदाकारों ने ये जॉब खूब अच्छे से की। क्या फैंसीफुल स्टफ फारूकी वगैरह ने कहा कि 13 फ्लोर हाई सीलिंग थी सोमनाथ मंदिर की? जी नहीं, एक्सकवेशन सेज क्वाइट अदरवाइज, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था भाई। ये एग्जैजरेशन फारूकी ने ये जताने के लिए की कि महमूद का काम आसान नहीं था और उन्होंने बड़ी ही कड़ी चुनौतियों का सामना करके मनात को तोड़ा और इस्लाम को जाहिल से जीत दिलाई। पर ये मोटिवेशन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस के पास तो नहीं थी ना, वो तो महमूद के कसीदाकार नहीं थे। उन्होंने महमूद की रेड को रॉयल इग्नोर मारा और उन लम्हों को समेटा जो वाकई में गुजरात की सोल थे। गुजरात के लोग, अरब मर्चेंट्स, गुजराती साह दोनों, जो एक दूसरे के मंदिर बचाते थे और एक दूसरे के मस्जिद बनवाते भी थे। पर मुंशी जी 1950s में ये सब रजिस्टर नहीं कर पाए, शायद क्योंकि वो सोमनाथ को गुर्जर देश की मेमोरी बनाना चाहते थे जिसने मुस्लिम से लड़ाई लड़ी। फॉर्चुनेटली सोमनाथ मंदिर की दास्तां इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप इन 2 एपिसोड में होपफुली इतना तो समझ ही गए होंगे। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से चैनल को बहुत इम्पेटस मिलता है, काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का सोच सकते हैं। और जाने से पहले याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है रीडिंग्स की, जो आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ सकते हैं या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता के जाइए कि आप मुझे अगले हफ्ते या नेक्स्ट टाइम, मैं यूजुअली अगले हफ्ते नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत मेहनत लगती है इसमें, बट एनीवे नेक्स्ट एपिसोड में आप मुझे किस बात पर चर्चा करते देखना चाहते हैं।